नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रमेश सिंह की किताब का चैप्टर नंबर 7 चल रहा है और ये टॉपिक है इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के इफेक्ट्स के बारे में अक्सर कर न्यूज़पेपर के एडिटोरियल में हम लोग बात किया करते हैं। यहाँ पे कंसोलिडेटेड तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि क्या होलिस्टिक इफेक्ट्स होते हैं भाई आपके इन्फ्लेशन के। इन्फ्लेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर और सारी की सारी बातचीत इकोनॉमिक्स में एक ही चीज़ के चारों तरफ घूमती है, वो है इन्फ्लेशन। और पूरी की पूरी मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी जो हमारी आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है वो इसी बात पे तो टिकी है कि इन्फ्लेशन को कैसे रोका जाए, महंगाई को कैसे रोका जाए। इन्फ्लेशन के एक इकोनॉमी पे मल्टी डायमेंशनल इफेक्ट्स हैं, ठीक है। और ये जो मल्टी डायमेंशनल इफेक्ट्स होते हैं इन्फ्लेशन के, वो माइक्रो लेवल पे भी काम करते हैं और मैक्रो लेवल। मैक्रो मतलब कंसोलिडेटेड लेवल, एक लार्जर पिक्चर जहां नजर आती है। माइक्रो मतलब छोटा लेवल, एक ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे बात हो रही है, एक ग्रुप के लेवल की बात हो रही है। और मैक्रो मतलब पूरा का पूरा एक सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर के लिए बात हो रही है, या मान लो पूरे सेकेंडरी सेक्टर के लिए बात हो रही है। अभी सेकेंडरी सेक्टर के अंदर कितनी इंडस्ट्रीज आती हैं, कितने नाना प्रकार, कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, अलग अलग प्रकार की चीजें। तो पॉइंट समझ गए ना। माइक्रो मैक्रो दोनों लेवल पे इन्फ्लेशन इफेक्ट करता है। इनकम को रिडिस्ट्रीब्यूट करना, इनकम को डिस्टॉर्ट करना, रिलेटिव प्राइसेस को अफेक्ट करना, एम्प्लॉयमेंट को मतलब डिस्टेबलाइज करना, टैक्स, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, हर चीज हो, नाना प्रकार की चीज हो, इन्फ्लेशन। और इन्फ्लेशन ही तो वो पैरामीटर है जिसके बेसिस पे आप पता करोगे कि भाई रिसेशन या डिप्रेशन आ गया क्या इकोनॉमी में। गॉट इट। तो ये चीज यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब बात करोगे आप कि इसके इम्पैक्ट क्या क्या है अलग अलग। तो भाई क्रेडिटर और डेबिटर पे क्या इनफैक्ट है इन्फ्लेशन का, क्या बताया जा रहा है। पहला पॉइंट, इन्फ्लेशन, ध्यान से सुनिएगा। इन्फ्लेशन रीडिस्ट्रीब्यूट्स वेल्थ फ्रॉम क्रेडिटर्स टू डेबिटर्स, लेंडर्स सफर एंड बोरोवर्स बेनिफिट आउट ऑफ इन्फ्लेशन। द अपोजिट इफेक्ट टेक्स प्लेस व्हेन इन्फ्लेशन फॉल्स, डिफ्लेशन। डिफ्लेशन और डिसइन्फ्लेशन में जो फर्क है मैंने पहले की वीडियोस में कवर कर दिया, दोबारा बताऊंगा नहीं, ठीक है। अब देखिए, वेल्थ को क्रेडिटर्स के पास से डेबिटर्स तक लेके जाना, बहुत डिटेल में मैं इसके ऊपर बात बता चुका हूं, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, पहले की वीडियोस देखते हुए आइए। देखिए, इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन हो सकता है यूट्यूब में डायरेक्ट सर्च मार के आप इस वीडियो पे आ जाओ। रमेश सिंह की बहुत सी वीडियोस मैंने पहले बना रखी हैं। अगर आप बिल्कुल न्यू कवर हो, सारी वीडियोस नहीं देखना चाहते हो, तो इन्फ्लेशन से रिलेटेड प्लेलिस्ट में नीचे ही आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप टाइटल के हिसाब से भी वीडियो देख सकते हो। आपको काम भर की इकोनॉमी के सारे स्टैटिक कंसेप्ट यहाँ पे मिलेंगे। तो क्रेडिटर से डेब्टर्स के पास कैसी गई चीजें, मतलब उधार लेने वाले फायदे में हैं और उधार देने वाले नुकसान में है, ठीक है। तो कैसे किया यहां पे कि समझिए, मान लीजिए एसबीआई ने मुझे होम लोन दिया 11% के ब्याज पे। गॉट इट। एसबीआई ने मुझे होम लोन दिया 11% के ब्याज पे, और मैं बिल्कुल जनरल टर्म्स में आपको बता रहा हूं कि मैं एक साल में अपना होम लोन चुकाने वाला हूं। हालांकि कोई एक साल में होम लोन चुकाता नहीं, होम लोन चुकाने में लंबा समय लगता है, उसकी ईएमआई बनती है, 5-6 साल का होम लोन की जो रिटर्न की जो किस्तें हैं वो तय होती हैं, तो लंबा समय लगता है। लेकिन मैं आपको सिर्फ समझाने के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ कि 11% पे मैंने एसबीआई से होम लोन उठाया और मैं एक साल में उसका होम लोन लौटा दूंगा। तो मैं 11% पे होम लोन लौटाऊंगा। तो मान लीजिए एसबीआई से मैंने 100 रुपया उठाया होम लोन, ठीक है, या फिर मान लो 1 लाख, 100 रुपया तो बहुत कम लगता है, मान लो मैंने एसबीआई से 1 लाख रुपया उठाया। अब मैं एक साल बाद अगर उसको इंटरेस्ट के साथ लौटाता हूं तो मुझे 11% के हिसाब से कितना पैसा लौटाना पड़ेगा, 1,11,000, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि उस साल इकोनॉमी में इन्फ्लेशन चल रहा है 7% का। मान लीजिए जिस साल मैंने लोन लिया है एसबीआई से, इकोनॉमी में, हमारी अर्थव्यवस्था में जो महंगाई चल रही, इन्फ्लेशन चल रहा है, वो 7% का है। तो अगले साल इन 1 लाख रुपयों की जो असल कीमत कितनी हो जाएगी, 93,000 रुपये हो जाएगी। आप पॉइंट तो समझ रहे हो। अगले साल इन 1 लाख रुपयों की असल कीमत हो जाएगी 93,000 रुपये। चूंकि 7% तो इन्फ्लेशन है, तो हर साल ये 1 लाख रुपए की कीमत, पर्टिकुलरली उस साल अगर 7% इन्फ्लेशन है, तो इस पर्टिकुलर 1 लाख रुपए की कीमत 7% गिर जाएगी। तो 7% गिर के कहां पहुंच जाएगी, 93,000 रुपये पहुंच जाएगी। तो मतलब आप समझिए, एसबीआई को अगले साल कितना रुपया वापस मिल रहा है, 1,11,000 रुपये। एसबीआई को कितना रुपया वापस मिल रहा है, 1,11,000 रुपये। 7% अगर इन्फ्लेशन है तो महंगाई की वजह से ही 7,000 रुपये एक्स्ट्रा हो गया, महंगाई की वजह से 7,000 रुपये एक्स्ट्रा हो गया। तो समझिए बात को, जैसा कि मैंने बताया कि 1 लाख रुपए के लोन पे सालाना 7,000 रुपए उसकी वैल्यू घट गई, क्योंकि 7% इन्फ्लेशन है। मैं एसबीआई को 11% का ब्याज दे रहा हूं, मैंने एसबीआई को 11,000 रुपए दिए, लेकिन उस 11,000 में 7,000 तो इन्फ्लेशन ही है, समझ गए। तो एसबीआई को नेट प्रॉफिट कितना हुआ, केवल 4,000 रुपए का, 4% का। तो जब इन्फ्लेशन ज्यादा है इकोनॉमी में, अब इससे मुझे फायदा हो गया,
और एसबीआई को नुकसान हो गया। क्यों एसबीआई को नुकसान हो गया? क्योंकि एसबीआई का जो रियल रिटर्न निकल के आया वो केवल 4% निकल के आया। तो मुझे इफेक्टिवली कितने इंटरेस्ट रेट पे मिला लोन? 4% पे। क्योंकि इन्फ्लेशन को तो देखो आपको कंसीडर करना ही पड़ेगा। और यहाँ पे जो बोरोवर्स हैं वो तब फायदे में हो जाते हैं जब वो उस पर्टिकुलर उधार लिए पैसे का इस्तेमाल सही चीज में कर दे। तो मान लीजिए मैंने होम लोन ना लेके अपनी बिजनेस के लिए लोन लिया होता, ठीक है ना। मान लीजिए मैंने अपने यूट्यूब चैनल की मार्केटिंग के लिए लोन ले लिया, तो अभी यूट्यूब चैनल की मार्केटिंग में मैंने ये पैसा लगाया और एकदम से दरदड़ा के यूट्यूब चैनल बहुत ऊपर उठ गया। हालांकि मार्केटिंग में पैसे बहुत खत्म होते हैं, 1 लाख तो कुछ नहीं है। कोचिंग इंस्टीट्यूट 100 200 करोड़ रुपया खत्म करते हैं, तो हम जैसे चिल्लर लोग तो भाई लाख भी नहीं सोच पाते मार्केटिंग में खत्म करने के लिए। जस्ट जोक कर रहा हूँ। तो इतना बड़ा ये कोचिंग का मार्केट आपको बन चुका और मैं तो खैर पैसे लेके पढ़ा भी नहीं रहा हूँ, फ्री में पढ़ा रहा हूँ। तो हम तो ये जो ऐड का छोटा मोटा चिल्लर इनकम आते हैं उसी में ही काम कर रहे हैं। चले, लेकिन ठीक है, सेटिस्फैक्शन अच्छी है, बच्चों की पढ़ाई हो रही है, सब कुछ बढ़िया है। लेकिन अब समझिए, मान लीजिए मैंने 1 लाख रुपया लोन लिया अपने यूट्यूब के चैनल की मार्केटिंग के लिए। मार्केटिंग की धड़ल्ले से भाई, मान लो अब मेरा चैनल एकदम चल गया। 1 लाख से अच्छा ये बोलो कि 100 करोड़ लिया। तो मान लो मैंने 100 करोड़ रुपया उधार लिया बैंक से और एकदम से मैंने अपने चैनल की मार्केटिंग की और धड़ल्ले से मार्केटिंग कर दी और 2-3 करोड़ भाई सब्सक्राइबर आ गए और गजब तरीके से चीजें चलने लगी। फिर मैंने कोर्स बेचना शुरू कर दिया। तो मतलब मैंने एकदम से अपने बिजनेस को एकदम से उठा लिया सही समय पे लोन उठा के। और उस साल क्या था, इन्फ्लेशन भी ज्यादा था, ठीक है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी भी ज्यादा थी। तो उस इकोनॉमिक एक्टिविटी के चलते कभी कभी धंधे चल भी जाते हैं। बहुत सारे जो बिजनेसेस होते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, सीमेंट में, वो सब इन्फ्लेशन के चलते कभी कभी चल भी जाते हैं, क्योंकि थोड़ी बहुत महंगाई धंधों के लिए अच्छी होती है, बिजनेस के लिए अच्छी होती है। तो उसके चलते मैंने जब उधार लिया, मार्केट में इन्फ्लेशन ज्यादा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी ज्यादा है, हीटेड अप है मार्केट, तो उसके चलते मुझे फायदा हो गया क्योंकि मैंने उधार उठाया है। महंगाई के जमाने पे मैंने उधार उठाया तो रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे कम देना पड़ा। लेकिन जिसने मुझे उधार दिया उसका नुकसान हुआ। तो एसबीआई ने अगर मुझे उधार दिया है 11% पे, उसका नुकसान हुआ। इसलिए एसबीआई जैसे ऑर्गेनाइजेशन इन्फ्लेशन प्रीमियम करने लगते हैं, 11% के बजाय 14% या 15% पे लोन बांटने लगते हैं। तो ये समझ गया ना कि भाई डेबिटर्स को फायदा होता है इन्फ्लेशन में और क्रेडिटर्स को नुकसान होता है। और वहीं पे अगर डिफ्लेशन चल रहा है, ठीक है ना, अगर इन्फ्लेशन नहीं आ रहा है, मतलब इकोनॉमी नीचे की तरफ जा रही है, निगेटिव में जा रही है, चीजों के दाम नीचे जा रहे हैं, तो ऐसे केसेस में जो उधार दे रहा है उसको फायदा होगा, जो उधार ले रहा है उसको नुकसान होगा, क्योंकि रिवर्स हो जाएगा। तो मान लीजिए डिफ्लेशन चल रहा है 2% का, दाम 2% नीचे जा रहा है, और मान लीजिए एसबीआई ने मुझे होम लोन दिया 11% पे, तो इफेक्टिवली जब मैं उसको 11% दूंगा ना वापस, तो उसका 13% का फायदा हो जाएगा। क्योंकि अब जो उसका पैसा वापस मिलेगा उसमें वो 2% ज्यादा की चीजें खरीद सकता है। क्यों? चूंकि चीजों के दाम कम हो रहे हैं। तो जब चीजों के दाम कम हो रहे हैं तो जो उधार देते हैं उनका प्रॉफिट बढ़ जाता है, जो उधार लेते हैं उनका नुकसान होने लगता है। जब दाम ज्यादा तेज बढ़ रहे होते हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रहा होता है, तो जो उधार लेते हैं उनका फायदा होता है, जो उधार देते हैं उनका नुकसान हो जाता है। चलिए, एक पॉइंट हमने देख लिया। फिर बात करते हैं कि भाई लेंडिंग पे क्या इफेक्ट होगा इन्फ्लेशन का।